Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 9 for the class 11th. You all know that we are discussing the chapter States of Matter. और स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी तक हमने डियर स्टूडेंट्स 8 लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। और जो प्रीवियस कुछ वीडियो लेक्चर्स है जिसमें हमने गैस लॉज के बारे में पढ़ा, उसमें मैंने आपको बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ाया, चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ाया, हालांकि गै-लुसाक्स लॉ के बारे में भी पढ़ाया, और एवोगाड्रोस लॉ जो रिसेंटली लेक्चर नंबर 8 था वो हमने डिस्कस किया। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो है अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और आप प्लीज़ ध्यान से इस चीज़ को समझिए। इस कंबाइन आइडियल गैस इक्वेशन ये बेसिकली हमें एक लॉ से निकलती है, उस लॉ को हम कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं। अगर आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है या आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, इसका मतलब ये टॉपिक वन एंड द सेम थिंग है। इस चीज़ को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, मैं आपको रिकैप्चुलेट करना चाहता हूँ, मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, हमने जब बॉयल्स लॉ अंडरस्टैंड किया था तो हमने ये किया था फॉर फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद कीजिए आप, बॉयल्स लॉ क्या है? फॉर फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, ये अमाउंट से रिलेटेड होता है। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए लिया बिकॉज मैं अमाउंट गैस का फिक्स्ड ले रहा हूँ, और टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा, और आपने देखा वहां पे वॉल्यूम जो था ऑफ अ गैस दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सबको याद है ना? वेरी गुड। तो व्हाट डज बॉयल्स लॉ स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, volume of the gas is inversely proportional to its pressure. These things are already clear to you, these things are already understood to you. अब देखिए, दूसरा लॉ जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था, हमने क्या कहा था, फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, तो यहां पे मैं भी एन कांस्टेंट ले रहा हूं, दैट इज द अमाउंट ऑफ गैस, बट एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां पे मैंने पी कांस्टेंट लिया। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मैं यहां पे टेम्परेचर इन केल्विन लिखता था, तो यहां पे अंडरस्टूड है, दिस इज द टेम्परेचर इन केल्विन। और तीसरा लॉ जो आपने पढ़ा रिसेंटली लेक्चर नंबर 8 में, वो हमने एवोगाड्रोस लॉ पे पढ़ा, यानी कि अगर आप टी एंड पी कांस्टेंट रखेंगे, देखिए दो दो वेरिएबल्स यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं और तीसरे वेरिएबल के साथ वेरिएशन देख रहे हैं वॉल्यूम की, तो अगर आप टेम्परेचर एंड प्रेशर ही कांस्टेंट रखेंगे तो हमने देखा वॉल्यूम ऑफ a gas is directly proportional to the amount of a gas, that means the number of moles of gas, जो मैं आपको अच्छे से क्लियर करा चुका हूं। लेकिन अगर आपको कभी कभार ये देखना होगा, यानी कि अगर मैं फिर से ये कहूं, यानी कि इन सेपरेट लॉज में हम क्या करते हैं, हम कुछ पैरामीटर्स को कांस्टेंट पहले रखते हैं और फिर वॉल्यूम का इफेक्ट देखने के लिए हम किसी एक वेरिएबल को चेंज करते हैं और उसका हम देखते हैं कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, बॉयल्स लॉ में आप टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट लेते हो और फिर देखते हो व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, एंड दैट्स एन इनवर्स रिलेशन। चार्ल्स लॉ में आप क्या पढ़ते हो, दैट आप अमाउंट एंड प्रेशर कांस्टेंट रखते हो और आप देखते हो कि हाउ डज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, एंड द रिलेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन। And so far as the Avogadro's law is concerned, there you say if you keep the temperature and pressure constant, how does the volume of a gas varies with the amount of the gas that is taken in a container? ठीक है ना, सबको क्लियर हुआ? लेकिन ये तो इंडिविजुअल इफेक्ट्स है, इंडिविजुअल इफेक्ट है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, कीपिंग सम वेरिएबल्स कांस्टेंट। मगर अगर आपको कभी कभार कंबाइंड इफेक्ट देखना पड़े, अगर आप ये चाहते हो सर नहीं मुझे बताओ, अगर आप टेम्परेचर का भी इफेक्ट देखना चाहते हो वॉल्यूम पे क्या है, प्रेशर का भी इफेक्ट देखना चाहते हो वॉल्यूम पे क्या है, और अमाउंट का भी इफेक्ट देखना चाहते हो वॉल्यूम पे क्या है, तो उसके लिए एक कंबाइंड लॉ दिया जाता है, उसके लिए एक इक्वेशन डिराइव की जाती है। उसी लॉ को माय डियर स्टूडेंट्स कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। उसी इक्वेशन को जब हम डिराइव करते हैं उसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये सबको समझ आया ना, आइडियल गैस इक्वेशन है, कंबाइंड गैस लॉ का मतलब क्या है, यानी कि हमें साइमल्टेनियस इफेक्ट देखना पड़ेगा इन वेरिएबल्स का
फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, अमाउंट, ठीक है ना, ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ये नहीं कि आप एक कांस्टेंट रखो खाली दूसरे का चेंज देखो क्या है, आप उसको कांस्टेंट रखो फिर देखो ये वैरी करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नहीं। what we are going to see, यानी कि if we are changing the conditions, if we are changing the temperature, if we are changing the pressure, and maybe if we are introducing different amount of a gas at various intervals, what will be the change in its volume? तो उसके लिए जो एक लॉ डिराइव किया गया, उसके लिए जो एक लॉ दिया गया, उसी लॉ का नाम पड़ा कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको जो है इसका एक स्टेटमेंट लिखा। व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स? दिस लॉ, द लॉ which gives the simultaneous, means एक साथ, combined, the law which gives the simultaneous effect of temperature and pressure, try to understand, which gives the simultaneous effect of temperature and pressure on the volume of certain fixed amount of a gas। यहां पे एक चीज आप चेंज कर सकते हैं। आपने कहा सर आपने तो n यहां पे फिक्स रखा, आप n चेंज भी कर सकते हैं, आप n चेंज भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, जब हम एक एक्सपेरिमेंट डियर स्टूडेंट्स करते हैं, आपने जितना अमाउंट गैस का एक कंटेनर में लिया, आप बार बार उसको फिर चेंज नहीं करोगे, बिकॉज हमारा एक्सपेरिमेंट हेक्टिक बनेगा। आप पहले एक अमाउंट लोगे फिर बाद में ही उसमें, और क्योंकि गैस के साथ डील करना इट इज नॉट एन इजी टास्क, बिकॉज गैसेस हैव अ वोलेटाइल नेचर। आप कंटेनर नॉब को ओपन करोगे, गैस एस्केप होगा, आपको पता नहीं चलेगा गैस बाहर कितना गया, मैंने कितना डाला, अंदर कितना अमाउंट है, ठीक है ना। तो पहले ही जितना अमाउंट लिया जाता है यूजुअली हम अमाउंट को फिक्स लेते हैं। हालांकि अगर आप अमाउंट को चेंज करोगे वॉल्यूम भी चेंज होगा उस हिसाब से, वो तो एवोगाड्रोस लॉ से आपने ऑलरेडी पढ़ा है, सबको क्लियर हो रहा है ना। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आई विल टेक द फिक्स्ड अमाउंट, अमाउंट को मैं n को मैं फिक्स लूंगा, लेकिन अमाउंट पे भी वॉल्यूम डिपेंड करेगा। क्लियर हो रहा है ना। तो क्या है द लॉ विच गिव्स द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, उसी लॉ को आप कहोगे कंबाइंड गैस लॉ, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। और उससे जो आपको इक्वेशन ऑब्टेन होगी, उस इक्वेशन को आप कहोगे आइडियल गैस इक्वेशन। आई एम गोना रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन, द लॉ व्हिच गिव्स यू द simultaneous effect of various parameters such as pressure, such as temperature, even such as the number of moles, that means amount, on the volume of a gas, उस लॉ को आप कंबाइंड गैस लॉ कहते हो। तो ये इसका मतलब ये हुआ दैट कंबाइंड गैस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली ऑब्टेन किया है फ्रॉम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। इन तीन लॉज को कंबाइन करके हम कंबाइंड गैस लॉ पे जो है वो पहुंचे हैं। एंड व्हाट इज दैट? आई एम गोना इरेज दिस, और मैं वो पार्ट यहां पे लिखूंगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। गर्मी काफी ज्यादा, अभी लाइट भी नहीं है। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड, एंड लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन थर्ड। कंबाइंड गैस लॉ को ऑब्टेन करने के लिए व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना कंबाइन, बिकॉज कंबाइंड गैस लॉ इज अ रिजल्ट ऑफ the combination of Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. So what we are going to do, we will combining equations first, second and third. What we get, let's see. तो वॉल्यूम सब में सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए T तो N तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा N T, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर आएगा, और सिंस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो नीचे आएगा। दैट्स इट, सिंपल। सबको क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए व्हाट इज V, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस। व्हाट इज N, इट्स अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अमाउंट जो आपने लिया। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, आप डिग्रीज में भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बाद में आप उसको केल्विन में चेंज करेंगे। And P is the pressure exerted by that gas which has been taken in the container, which is having volume V, whose amount is N, and which is kept at temperature T. Now you know that since there is a proportionality sign, and when we change the proportionality sign into equality sign, we have to multiply with its certain constant. You're getting what I'm saying? Let's see. When I'm going to change the proportionality sign into equality sign, the constant which is multiply here is called as R, उसको मैं R कहूँगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। हालांकि R जो है यूनिवर्सल, इसको गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसमें मैं एक सेपरेट टॉपिक ये जो है लेक्चर बनाऊंगा, लेक्चर नंबर 10 इसी पे होगा, लेकिन फिलहाल आप कुछ चीज़ें
ध्यान में रखें। तो उस कांस्टेंट को जो मैंने यहाँ पे इक्वालिटी के बाद इस्तेमाल किया उसको मैंने आर लिखा, उसके बाद क्या है एन टी डिवाइडेड बाई पी, यही है ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट आर जो है इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी के बदले आपने एक कांस्टेंट इस्तेमाल किया, इसको आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहेंगे। और इस आर को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस आर को गैस कांस्टेंट कहते हैं, गैस कांस्टेंट। फिलहाल मैंने खाली गैस कांस्टेंट लिखा, इस आर को गैस कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए जरा इस इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए, P को मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ बनेगा P मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगा, फिर R लिखूंगा, फिर T लिखूंगा। तो ये जो आपको इक्वेशन यहाँ पे मिली PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो ये गैस इक्वेशन बिकॉज गैसेस के रिलेटेड आपने इसको डिराइव किया, बहुत ही सिंपल है, 2-3 स्टेप्स में आ गए आप, इसको कहेंगे हम गैस इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन आइडियल कंडीशंस पे फॉलो होती है, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा वो क्या होता है, इसीलिए इस इक्वेशन का नाम पड़ा आइडियल गैस इक्वेशन। मैं फिर से आपको इस आर के बारे में फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा जिक्र करेंगे। आर जो यहाँ पे है, मैं फिर से कहूंगा व्हाट इज पी, P is the pressure exerted by the gas, V is the volume occupied by the gas, N is the number of moles, that means the amount of a gas that you have taken, T is the temperature in Kelvin or degrees Celsius at which the gas has been taken inside the container, and R जो आपने constant of proportion के तौर पे इस्तेमाल किया। यहाँ पे आप एक important बात रखें, R जो है R, ठीक है ना, ये डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ गैस कैसा है, गैस हाइड्रोजन हो डियर स्टूडेंट्स, गैस हीलियम हो, गैस ऑक्सीजन हो, गैस नियॉन हो, गैस आर्गन हो, गैस क्लोरीन हो, कोई भी गैस हो, आर जो है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता, गैस कोई भी हो, बट इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द गैस। आप अमाउंट कितना लेते हैं, आप अमाउंट कितना लेते हैं उस पे आर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं। सिंस जब ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि सब गैसेस के लिए आर का वैल्यू सेम है, प्रोवाइडेड आप सब गैसेस का अमाउंट सेम लेंगे। सिंस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, सिंस द वैल्यू ऑफ आर विल बी सेम, दैट्स व्हाई इस गैस को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। ये बात समझ आई सबको, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब है दैट द वैल्यू ऑफ आर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नीचे, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आर, जो भी इसका वैल्यू होगा, बाद में क्या वैल्यूज हो गए, यूनिट्स क्या हो गए, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ आर डज नॉट डिपेंड, वैल्यू ऑफ आर डज नॉट डिपेंड on the nature of gas, does not depend upon the nature of gas, but only depends upon but only depends on the amount, of gas। एक और इंपॉर्टेंट बात, एंड द यूनिट्स in which it is expressed। ये पॉइंट में सेपरेटली अलग से बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो है वो डिस्कस करूंगा। यानी कि गैस कोई भी हो, जैसे मैंने भी कहा ऑक्सीजन हो, हीलियम हो, नियॉन हो, नाइट्रोजन हो, अगर आपने डिफरेंट गैसेस का अमाउंट सेम लिया और यूनिट्स जो सबके लिए वो सेम लिए, वो मैं यूनिट्स बाद में समझाऊंगा, तो उस टाइम आर का वैल्यू सबके लिए सेम होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है कहते हैं। सो आर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Why it's called as a universal gas constant? Because its value does not depend upon the nature of gas, but only depends upon the amount of the gas and the units in which it is expressed। ठीक है ना, अमाउंट तो समझ गए ना आप, और जिस यूनिट में आप इसको एक्सप्रेस करोगे उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया ना सबको? तो
आज के बाद जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा दैट व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का मतलब है आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर पी इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, v is the volume, and this is that equation which gives you the simultaneous effect of all the things. See, इसमें प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, चलो ये तो गैस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी है, टेम्परेचर भी है। यानी कि अगर आपको एक का चेंज देखना होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, आप टी चेंज करो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे है, आप टी चेंज करो वी चेंज होगा, आप पी चेंज करो आप वी चेंज होगा, आप एन चेंज करो वी चेंज होगा, यानी कि आप तीनों एक साथ चेंज करो तो इसमें चेंज आएगा। तो उसी को कहते हैं साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एज वेल एज द अमाउंट ऑन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। उसी इक्वेशन को आप आइडियल गैस इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है ना, यहां तक समझ आ गया। देखिए आप याद क्या रखेंगे, आप मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसके बाद फिर हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं फिर से लिखता हूं यहां पे, जो मैंने अभी कहा आपको पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसको आपने कहा आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, या आप इसको कहोगे गैस इक्वेशन। वो गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, द गैस विच ओबेज दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे पॉइंट, द गैस विच obeys this gas equation is known as ideal gas। अगर आपसे डियर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछता है, फिर से सुनो, कि आइडियल गैस क्या होता है, आप कहना आइडियल गैस वो होता है which obeys the ideal gas equation, which obeys the gas which obeys दिस इक्वेशन। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ऐड करता हूं, द गैस विच ओबेज दिस इक्वेशन एट ऑल द कंडीशंस, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं, एट ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए अमाउंट तो हमने यहां पे सेम लिया है, द गैस विच ओबेज दिस इक्वेशन मीन्स दिस इक्वेशन एट ऑल द कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर आप कोई भी ले लो, प्रेशर कोई भी ले लो, अगर कोई गैस किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन पे इस इक्वेशन को फॉलो करता है, उस गैस को, वही मैंने लिखा, उस गैस को आइडियल गैस कहते हैं। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये मैं फिर से इस चीज को डिस्कस करूंगा, क्या कोई भी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे, उस गैस को आइडियल गैस कहते हैं। मगर मगर देखा गया है कि गैसेस जो एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके नेचर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कोई भी गैस हो, यह देखा गया है कि गैसेस obey the ideal gas equation, gases obey the ideal gas equation but not under all conditions of temperature and pressure। बात समझ आई, हर किसी कंडीशन और टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, बल्कि एक स्पेसिफिक कंडीशन पे फॉलो करते हैं। जब खाली स्पेसिफिक कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर की हो जहां पे गैस इस इक्वेशन को फॉलो करता है, तो क्या आप गैसेस को फिर आइडियल गैस कह सकते हो? नहीं, गैसेस को इसलिए आइडियल गैस नहीं कहते हैं, हर गैस, इसीलिए गैसेस जो होते हैं बेसिकली उनको कहते हैं दैट गैसेस बेसिकली आर रियल। मैं मेरे प्यारे बच्चों में आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूं कि आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम जैसे कहते हैं कभी कभार, मुझे एक परफेक्ट इंसान दिखाओ, परफेक्ट है नहीं कोई, हर किसी में कोई ना कोई फ्लॉ होता है, ठीक है ना, लेकिन अब हम कहते हैं नियर टू परफेक्शन, या थोड़ा जिसमें ज्यादा नेगेटिविटीज ना हो, पॉजिटिविटी जिसमें हो। तो अगर आप आइडियल सिचुएशन करेंगे, जैसे हम कभी किसी को एज्यूम करते हैं ना, मान लो काश मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास ये होता तो फिर मैं ये करता। वो काश क्या होता है, वो एज्यूम करता है, वो एक सिचुएशन करता है, लेकिन वो कंडीशन अवेलेबल नहीं होती है, वो सिचुएशन यूजुअली अवेलेबल नहीं होती है, वो हम क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं आइडियल सिचुएशन।
आइडियल में कोई फ्लॉ नहीं होता है। तो आइडियल सिचुएशन जो होती है वो एक हाइपोथेटिकल होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से यहां पे कह रहा हूं द गैस विच ओबेज दिस इक्वेशन दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एट ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। मगर मैं क्या लिखूंगा नीचे पॉइंट, देयर इज नो सच गैस, there is no such gas which obeys ideal gas equation। चलो मैं लिखता हूं यहां पे which obeys ideal gas equation। वो क्या है, PV is equal to nRT at all the conditions of टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ आ रहा है ना बात समझ आ रही है ना। मैंने पहले क्या कहा, कोई ऐसा गैस, वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को हर टेम्परेचर एंड हर प्रेशर पे फॉलो करे, टेम्परेचर लो हो हाई हो, प्रेशर हाई हो लो हो, इंटरमीडिएट हो, कुछ भी हो, अगर कोई गैस इस इक्वेशन को हर एक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फॉलो करता तो उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं और इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। इसको तो कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन क्या देखा गया कि ऐसा कोई गैस ही नहीं है जो इस इक्वेशन को हर टेम्परेचर एंड हर प्रेशर पे फॉलो करे। वही मैंने लिखा, देयर इज नो सच गैस व्हिच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फिर क्या पॉइंट आ गया, देयरफॉर कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर गैसेस आर नॉट आइडियल। देयरफॉर मैं यहां पे लिखूंगा, तो फिर इसका मतलब क्या है, जब कोई गैस फॉलो ही नहीं करता ये इक्वेशन एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर नो गैस इज आइडियल। इसका मतलब है कोई गैस आइडियल नहीं है, नो गैस इज आइडियल। टिल क्या, फिर क्या मसला है अगर गैस आइडियल नहीं है, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एक्चुअली गैसेस आर रियल, एक्चुअली गैसेस आर रियल। अब यहां पे मसला आ गया, सर ये रियल गैस फिर क्या होता है। चलो आइडियल तो हमें समझ आ गया कि कोई भी गैस इस इक्वेशन को हर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे फॉलो नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है गैस आइडियल नहीं है, नो गैसेस आइडियल, गैसेस तो आइडियल है नहीं। अब ये जो गैसेस एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गॉन, कार्बन, व्हाटएवर, ये है क्या फिर, पहली बात ये आइडियल नहीं है। ठीक है सर, वो समझ आ गया आइडियल नहीं है, तो फिर है क्या, मैंने टर्म दी कि ये रियल है। अब रियल का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रियल। देखो रियल गैसेस क्या होते हैं, तो वो मैं यहां पे लिखूंगा, रियल गैसेस, पहले मैं लिखूंगा ऑल गैसेस आर रियल। वो तो वैसे मैंने ऊपर भी लिखा, मैं फिर से लिखता हूं, ऑल गैसेस आर रियल। हो गया पॉइंट क्लियर। एक और पॉइंट, नाउ व्हाट आर रियल गैसेस, real gases are those gases which, ध्यान दो इस पॉइंट पे, which obey आइडियल गैस इक्वेशन। कंक्लूजन पे अभी जंप नहीं करना। आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन, आपने तो कहा वो नहीं करते, लेकिन मैं कंडीशन लिख रहा हूं, रियल गैसेस आर दोज गैसेस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। उन्हीं गैसेस को हम रियल गैसेस कहते हैं। मैं फिर से आपको ये चीज क्लियर करवाना चाहता हूं दैट आप कोई गैस ऐसा नहीं देखेंगे नेचर में जो कि इस इक्वेशन को हर कंडीशन और प्रेशर कंडीशन पे फॉलो करे। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई ऐसा गैस है नहीं तो इसका मतलब है गैसेस जो होते हैं वो आइडियल बिहेवियर नहीं दिखाते हैं। इसीलिए हमारे पास एक टर्म है, इसीलिए हम कहते हैं, चलो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसीलिए हम कहते हैं दैट गैसेस डू नॉट
डू नॉट शो आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर जिगर तब होता जब हर कंडीशन पे वो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करता। तो इसका मतलब है आइडियल गैस है नहीं। जब गैस ही आइडियल नहीं है तो आइडियल बिहेवियर भी नहीं दिखा, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या कहा, एक्चुअली जो गैसेस है वो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन खाली मखसूस कंडीशन पे, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। हालांकि ये खाली एक मखसूस कंडीशन है, हर एक कंडीशन नहीं है। हर एक कंडीशन होती तो आइडियल गैस कहलाता, लेकिन सिर्फ एक मखसूस कंडीशन है। उन गैसेस को हम आइडियल गैस तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनका नाम दिया हमने रियल गैसेस। तो इसका मतलब है नो गैस इज आइडियल, नो गैस इज आइडियल एंड दैट मींस गैसेस आर रियल। देयरफॉर जब गैसेस आइडियल ही नहीं है, वी से दैट गैसेस डू नॉट शो आइडियल बिहेवियर। दैट मींस क्या मतलब हुआ, दैट इज gases deviate, that is gases deviate from ideal behavior. Gases do not show ideal behavior, that is gases deviate from ideal behavior. This means one and the same thing, that is gases deviate from ideal behavior. यहां तक सबको समझ आ गया। सर रियल गैसेस का चक्कर फिर क्या है? रियल गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे खाली एंड खाली बनता है प्रेशर इज वेरी लो एंड द टेम्परेचर इज हाई। वो चीजें मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। सर फिर आइडियल गैस जब है नहीं तो आइडियल गैस का सिग्निफिकेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली गैसेस रियल है, तो ये जो रियल गैसेस है ये किस इक्वेशन को फिर फॉलो करते हैं? पहली बात, रियल गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, मगर कब? जब प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर हाई होगा, वो मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन ऐसी कौन सी एक इक्वेशन सर बताइए जिस इक्वेशन के रिलेटेड या जिस इक्वेशन से रियल गैसेस उस इक्वेशन को हर कंडीशन पे फॉलो करते हैं। उस इक्वेशन को डियर स्टूडेंट्स वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन कहते हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो मैं फिर से आता हूं, ये चीजें मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए यहाँ पे देखिए, लेकिन जब भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट हो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, आपको वहां पे जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहां पे बताया जाता है कंसीडरिंग द गैस टू बी आइडियल। वहां पे आइडियल गैस को तस्वर किया जाता है, सपोज द गैस इज आइडियल, ठीक है ना। तो वहां पे आपको इसी इक्वेशन के तौर पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सबको क्लियर हो गया? देखिए आप यहाँ पे फिर से आ जाइए, यहाँ पे मैं ये रेज करता हूं। देखिए अब PV इज इक्वल टू NRT, मैं फिर से लिखता हूं यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है ना। अब देखिए फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस अगर अमाउंट जो है वो 1 है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 1 है गैस की, N इज इक्वल टू 1, तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी? उस टाइम इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू RT, यानी कि 1 मोल ऑफ गैस, गैस कोई भी हो, 1 मोल ऑफ गैस के लिए डियर स्टूडेंट्स जो इक्वेशन होती है, गैस इक्वेशन, वो होती है PV इज इक्वल टू RT, बिकॉज N का वैल्यू 1 है। अब देखिए जरा यहां पे देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं, क्या मैं लिख सकता हूं? मैं कहूंगा ऑन रीअरेंजिंग, on rearranging this equation, on rearranging this equation, comma we get what we get। देखिए क्या मैं लिख सकता हूं? PV divided by T is equal to R, PV divided by T is equal to R। और अगर मैं लिखूंगा फॉर n मोल्स तो यहाँ पे NR आएगा, बिकॉज n का वैल्यू वहां पे 1 नहीं आएगा। देखिए अगर PV डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू R के बराबर है, चेक कीजिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, मैं मान लो प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं फ्रॉम P1 टू P2। ध्यान दे, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम T1 टू T2, और उस टाइम जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट अगर आपने PV डिवाइडेड बाई T हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बात समझो, आप टेम्परेचर चेंज करेगा ना, प्रेशर चेंज होगा, उससे वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन इनका रेशो हमेशा इसके बराबर रहेगा फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एंड दैट्स अ कांस्टेंट। ये तो आपको पता ही है, दैट्स अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज मैंने टेम्परेचर चेंज किया फ्रॉम T1 टू T2, प्रेशर चेंज हुआ फ्रॉम P1 टू P2 एंड वॉल्यूम चेंज हुआ फ्रॉम V1 टू V2। तो बताइए V1 डिवाइडेड बाई T1 वो किसके बराबर होगा? वो तो R के बराबर होगा। किसके लिए?
फॉर 1 मोल ऑफ गैस, वो मैं पहले ही कह चुका हूं। तो बताइए मुझे, जब आप प्रेशर चेंज करेंगे फ्रॉम P1 टू P2, वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2 एंड टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, इसका रेशो R के बराबर होगा, इनका रेशो भी R के बराबर ही होगा। तो इससे आप किस कंक्लूजन पे पहुंचते हो? इससे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हो दैट फ्रॉम, अगर आप इसको इक्वेशन ए इक्वेशन बी नाम रखेंगे, इसका मतलब है विच इंप्लाइज दैट P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 is always equal to P2 V2 divided by T2, and this is called as, ये भी अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन है, और इसी को कहते हैं हम कंबाइंड गैस लॉ, एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। व्हाट डज इट मीन माय डियर स्टूडेंट्स? इट मीन्स, अगर आपको देखो टोटल वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ 6 वेरिएबल्स इफ यू हैव 5 नोन वेरिएबल्स, अगर आपको 5 के वैल्यूज पता है तो आप जो है 6th वेरिएबल का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, इफ यू नो द प्रेशर ऑफ द गैस एट पर्टिकुलर टाइम, यू नो इट्स वॉल्यूम, यू नो इट्स टेम्परेचर, यू कैन टेल इट स्टेट। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट। Equation that determines the state of a gas at a particular time, we call that as an equation of state. So this will help you to solve numerical problems. This will help you to solve numerical problems. तो बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको दिया जाएगा, लेट अस सपोज देयर इज अ पर्टिकुलर आइडियल गैस फॉर 1 मोल। जब 1 मोल लिया तो वहाँ पे 1 मोल आपको जहन में ही रखना है, और यहाँ पे तो n का कहीं पे आ नहीं रहा है तो वो टेंशन नहीं लेना है। सपोज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द प्रेशर एक्सर्टेड बाई 200 मिलीलीटर्स ऑफ अ गैस इज x। लेट सपोज कुछ वैल्यू दिया है, एंड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाई फॉर एग्जाम्पल 400 मिलीलीटर्स ऑफ द सेम गैस। तो आपको P1 भी दिया है, V1 भी, T1 भी, T2 भी, V2 भी, आपको P2 निकालना है तो वो आराम से निकाल सकते हैं आप। तो इस पे जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो बहुत ही इजी होगा। तो कहने का मतलब ये है दैट ये जो हमने लॉ पढ़ा आज, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, जिसको मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ, ये आप याद रखेंगे। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है, और हमने देखा दैट इस इक्वेशन तक बेसिकली हम पहुंचे जब हमने कंबाइन किया बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगाड्रोस लॉ को। सिंस ये लॉ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लॉज की वजह से बना, इसीलिए हम कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। और ये इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें साइमल्टेनियस इफेक्ट देता है वेरियस वेरिएबल्स का ऑन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। मींस अगर आप n चेंज करेंगे, t चेंज करेंगे और प्रेशर भी चेंज करेंगे, तो आपका साइमल्टेनियस इफेक्ट देखागे इनकी चेंजेस से अपॉन द वॉल्यूम। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो उसके बाद हमने ये आपको कहा दैट ये गैस इक्वेशन जिसको आप आइडियल गैस कहते हो, जो गैस इसको ओबे करेगा हर एक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस कहते हैं। लेकिन एक्चुअल जब देखा गया है, कोई भी ऐसा गैस है नहीं जो हर कंडीशन और ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इसको ओबे करे। तो इसीलिए हम कहते हैं गैसेस बेसिकली आइडियल होते ही नहीं है। लेकिन हाँ, गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करेंगे, करेंगे ओनली व्हेन द प्रेशर इज लो एंड द टेम्परेचर इज हाई। दैट वी आर गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स जो हमें आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि गैसेस एक्चुअली आइडियल है नहीं, तो गैसेस है क्या बेसिकली? गैसेस बेसिकली रियल होते हैं। तो ये जो हमारी जर्नी है अबाउट रियल गैसेस क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, तो आइडियल तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। तो उसको हम आगे बाकी लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो लेक्चर नंबर 10 होगा फिलहाल, वो आर के बारे में होगा, बिकॉज आर के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के नाम दिया है। इसके यूनिट्स के बारे में बात करूंगा मैं, और इसके वैल्यूज़ के बारे में बात करूंगा, बिकॉज एग्जामिनेशन पर्पज में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। शायद आपको याद होगा जब मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाता था तब हमने आर का कहीं कहीं पे जिक्र किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम ये स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस करेंगे। तो आर का जो लेक्चर नंबर 10 होगा वो एक्सक्लूसिवली खाली आर पे होगा। तो आप ये लेक्चर अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए, और वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 10। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।